बनारस की तंग गलियों के बीच एक गली सफ़ेद रोशनी से नहाई हुई थी। एक पुराना कोठीनुमा मकान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई अपने में मस्त था। पंडित जी पूजा की तैयारी में मग्न थे। बच्चे खेल रहे थे। सजी धजी महिलाएं आपस में एक दूसरे को अपने गहने और साड़ी दिखाने में मशगूल थी। तभी एक सुंदर सी रौबदार महिला वहां पहुंची और चिंता जताते हुए बच्चों से बोली, अरे तुम लोगों ने राघव को बुलाया कि नहीं? भाग कर जाओ और जल्दी से राघव को बुला कर लाओ। मुहूर्त निकला जा रहा है। बच्चों के जाने के बाद कुछ ही देर में एक सुंदर युवक पीला कुर्ता सफ़ेद पैजामा पहने हुए आंगन में पहुंचा। माँ, आपका राघव हाजिर है, कहते हुए उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। माँ ने बड़े प्यार से राघव को देखा और बोली, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा। इसे काला टीका लगा दो, नहीं तो किसी की बुरी नज़र लग जाएगी। आज राघव की अर्पिता के साथ शादी है। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अर्पिता की सास तो अर्पिता जैसी सुंदर और सुशील बहू पाकर धन्य हो गई और राघव का हाल तो ऐसा था कि उसे अर्पिता को प्यार करने के लिए 24 घंटे कम पड़ रहे थे। उसे लगता कि अर्पिता बस सारा टाइम उसके पास ही बैठी रहे। अर्पिता को ये सब देखकर लगता जैसे सारा जहां उसके आंचल में सिमट आया है। अर्पिता और राघव के दिन रात प्यार की सरगोशियों में गुजरने लगे। एक हफ्ता कैसे बीता पता ही नहीं चला। कुछ ही दिन बाद अर्पिता के भाई और पिताजी अर्पिता को लेने आए तो राघव का मन अर्पिता को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। राघव बेचैन होकर अर्पिता से बोला, यार मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि हम एक साथ तुम्हारे मायके जाएं और तुम मेरे साथ ही लौट आओ। अर्पिता का हाल भी राघव जैसा ही था। वो भी राघव से दूर नहीं रहना चाहती थी। अगले दिन अर्पिता ने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, माँ, वो दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं राघव के साथ मायके जाऊं और 2-3 दिन बाद वहां रहकर उनके साथ ही वापस आ जाऊं। माँ बहू के मन की बात समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूँ। फिर माँ ने अर्पिता के पिताजी से कहा, दरअसल कल हमारे यहाँ पूजा है, इसीलिए पूजा के बाद अर्पिता को लेकर राघव इलाहाबाद पहुँच जाएगा। उधर 2-3 दिन रहकर संगम स्नान भी कर लेंगे और वहाँ से साथ वापस भी आ जाएंगे। अर्पिता के पिताजी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, राघव भी आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। अर्पिता के पिताजी उसी दिन शाम की गाड़ी से वापस चले गए। दूसरे दिन अर्पिता और राघव को निकलना था। राघव अपनी नई कार से ससुराल जाना चाहता था, पर माँ का मन नहीं था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों पहली बार इस तरह जा रहे थे। लाल रंग की साड़ी और ढेर सारे गहनों से सजी अर्पिता बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में राघव उसे बार बार देख रहा था। दोनों अपनी मस्ती में दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आया। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते, एक तेज आवाज़ के साथ सब कुछ शांत हो गया। आँख खुली तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। अर्पिता पट्टियों से बंधी लेटी हुई थी। पास में परिवार के सभी लोग थे। माँ बोली, ईश्वर की कृपा है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी तुम दोनों बच गए। अर्पिता के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान राघव और माँ ने उसकी बहुत सेवा की। उसके बाद सब सामान्य हो गया। शादी के 3 साल बाद भी जब अर्पिता की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो माँ कुछ अधीर सी होने लगी। माँ के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिले और उन्हें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराए गए। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लगता है अर्पिता को कभी गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही
दोनों जैसे जड़ हो गए। डॉक्टर ने दोनों की मनःस्थिति को समझते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी स्त्री माँ बनने का सुख ले सकती है। आपको ऐसी कई सरोगेट मदर मिल जाएगी जो आपके बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दे देगी। डॉक्टर की बात सुन एक उम्मीद लिए राघव घर वापस आया और सबसे इस बारे में बात की। बाकी लोग तो राजी थे, लेकिन माँ को इस बात से सख्त ऐतराज था। माँ ने गुस्से में कहा, साइंस ने तो आज माँ और ममता दोनों को बेच दिया है। अरे वह हमारे वंश का थोड़े ही कहलाएगा। उसमें किसका खून होगा, किसके संस्कार आएंगे? माँ ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले, साथ ही ये ऐलान कर दिया कि हमारे घर में यह सब गलत काम नहीं होगा। माँ के फैसले ने उन दोनों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोनों अब बहुत उदास रहने लगे थे। चिंता से राघव अब शराब पीने लगा था और ऑफिस से घर देर से आने लगा था। अर्पिता से राघव की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो एक ज़रूरतमंद औरत को जानते हैं जो उन्हें अपनी कोख किराए पर दे सकती है। डॉक्टर के फ़ोन से मानो दोनों को नई जिंदगी मिल गई। राघव थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन अर्पिता ने फैसला कर लिया कि वो मातृत्व के इस सुख को हासिल करके रहेगी। काफ़ी विचार विमर्श के बाद दोनों ने ये तय कर लिया कि वे अगले दिन सुबह डॉक्टर की क्लिनिक जाएंगे और उस औरत से मिलेंगे। दूसरे दिन जब दोनों क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका परिचय काव्या से कराया। 30 साल की वह युवती भले घर की लग रही थी। अर्पिता, ये है काव्या जो आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है। और डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए अर्पिता बोली, डॉक्टर, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ज़रूर ज़रूर, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं राघव से भी बात कर लेता हूँ। काव्या के पास बैठते ही अर्पिता ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। काव्या, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे कितने हैं? आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने यह फैसला किया? सिर झुकाए बैठी काव्या ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे घर में पति और एक 10 वर्ष का प्यारा से बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी घाटे में जाने के कारण कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई, जिसमें हमारे उनका भी नाम आ गया। छोटी नौकरी और जिम्मेवारी ज़्यादा होने के कारण हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। नया कारोबार तथा नया जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। बेटे की पढ़ाई भी मुश्किल में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब के घर के पास ही रहती हूँ। इनसे हमारे दुख छिपे नहीं हैं। इन्होंने ही आपके बारे में बताया और मुझे व मेरे पति को बहुत समझाया। शुरू में तो वे इसके खिलाफ थे, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना बच्चा पैदा करना और सरोगेसी से पैदा करने में बहुत फ़र्क है। मुझे लैब में तैयार भ्रूण को अपने गर्भ में डालना होगा और उसे पालना होगा। इस दौरान कोई और मर्द मुझे छुएगा भी नहीं। इसमें केवल मुझे शारीरिक तकलीफ होगी और बदले में 2 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे हम नया काम शुरू कर सकेंगे। सिर्फ 9 से 10 महीनों में हमारा जीवन दोबारा पटरी पर आ जाएगा। अर्पिता चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लाचार दोनों ही थे, एक गरीबी के कारण और दूसरी माँ ना बन पाने के कारण। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकती थी। अर्पिता को काव्या पसंद आ गई। उसके बाद पेपर वर्क की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। अर्पिता बहुत खुश थी। रात में काफ़ी देर तक अर्पिता और राघव बातें करते रहे, लेकिन माँ बहुत नाराज़ थी। आज तो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। उधर काव्या भी अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर आई। साथ ही उसने बेटे को कई हिदायतें भी दे डाली कि यहाँ रहकर किसी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। बेटे को तो समझा दिया, मगर खुद
पनीली आंखें लेकर बाहर आ गई। तय समय पर सब हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर काव्या की पूरी जांच हुई। उसके बाद अर्पिता राघव के भ्रूण को काव्या के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके बाद सब लोग शहर छोड़कर हिल स्टेशन चले गए। इस दौरान अर्पिता इसी कोशिश में रहती कि काव्या खुश और उनके परिवेश में रहे। अर्पिता ने उसके कमरे में राघव के बचपन की खूब सारी फोटो टांग दी, लेकिन जब भी काव्या के पास उसके बेटे और पति का फ़ोन आता तो वो उदास हो जाती। उसे ये 9 महीने काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। शुरू में उसके पति मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी आना कम कर दिया। काव्या वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के रिश्तों पर चिंतित रहने लगी थी। इसी चिंता में उसने पति को फ़ोन लगाया तो जवाब मिला, अब मैं मिलने नहीं आऊँगा, तुम अपना किराए का मकान खाली करके खुद ही आ जाना। अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, दम घुटता है वहाँ मेरा। काव्या का पक्ष सुने बिना ही उसके पति ने फ़ोन काट दिया। काव्या की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी, मगर जब गर्भ के अंदर से 4 महीने के शिशु ने हरकत शुरू कर दी तो काव्या के मन में मकान मालिक की बजाय माँ के भाव जागने लगे। वो उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगी, उस बच्चे पर प्यार आने लगा। अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर वो घंटों उससे बातें करती रही। एक दिन तो उसने फ़ोन करके पति को भी बताया कि यह तो अपने बच्चे जैसा शैतान है, बहुत हाथ पैर चलाता है, पर यह उसका भाई या बहन नहीं है। पति ने उसे हकीकत के धरातल पर ला पटका। पति की बात सुनकर काव्या उदास हो गई। सच ही तो कहा उसके पति ने, ये उसका नहीं अर्पिता का बच्चा है। इसी तरह 8 महीने पूरे हुए और 9वां महीना लगते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। काव्या ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर अर्पिता बोली, राघव, ये रही हमारी अपनी बेटी, बिल्कुल तुम पर गई है। इन 9 महीनों में काव्या भूल गई थी कि ये उसका बच्चा नहीं है। उन दोनों को ऐसी बातें करते हुए देख काव्या को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर आकर बोले, चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। अर्पिता और राघव बच्ची को लेकर बाहर चले गए। उन्हें जाते देख काव्या बोली, मुझे दूध तो पिला लेने दो। काव्या को अधीर होते देख डॉक्टर बोले, काव्या, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। काव्या के दुख को उसके सिवाय और कोई नहीं समझ पा रहा था। हार कर उसने अपने मन को समझाया कि जो बच्चा उसका था ही नहीं, उसके लिए उदास होकर क्या होगा। फिर भी आंसुओं की धार आंखों से बहती रही। दूसरे दिन राघव आया और जो रकम पहले से तय थी उससे ज़्यादा रकम देते हुए बोला, काव्या, जो खुशी तुमने मुझे दी है उसकी तुलना इस पैसों से नहीं की जा सकती, पर तुम्हारा परिवार इन पैसों से दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। तुम्हारे इस फैसले ने 2 परिवारों को खुशी दी है, या कहूँ कि पूर्णता दी है। मैं और अर्पिता मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, पर एक विनती है कि अब तुम कभी हमारे परिवार के सामने मत आना। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आज हम बच्ची को लेकर वापस जा रहे हैं। तुम जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाओ तब तक यहीं रहना। मैंने डॉक्टर को सारा खर्च दे दिया है। काव्या से विदा लेकर दोनों अपने शहर बनारस पहुंच गए। बेटी को लेकर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, माँ का पारा 7वें आसमान पर था। राघव ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर माँ उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। एक तो करेला, उस पर नीम चढ़ा, बेटी वो भी किराए की। बेटा होता तो एक बार मैं दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को अपना भी लेती, मगर ये तो लड़की है। अर्पिता, जो खामोशी से यह सब सुन रही थी, एकदम बरस पड़ी। माँ, इसे आप अपनी पोती माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरी और राघव की जिंदगी है। माँ ने गुस्से से अर्पिता को घूरा और वहाँ से चली गई। घर के सभी सदस्यों ने बच्ची को पूरे मन से अपना लिया।
लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। अर्पिता और राघव ने माँ को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोद में उठाना, पुचकारना तो दूर, बच्ची के रोने पर भी वो कभी उसके पास तक नहीं फटकती थी। घर का ऐसा माहौल देखकर थक हार कर उन दोनों ने घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। राघव ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करा लिया और बच्ची को साथ लेकर वो घर से चले गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी बेटी साक्षी 7 वर्ष की हो गई, मगर इन 7 वर्षों में वो कभी बनारस नहीं गई। राघव 1-2 बार बनारस गया, पर माँ की बेरुखी देखकर उल्टे पांव लौट आया। इतनी दूरियों के बाद भी माँ का दिल नहीं पसीजा। ना माँ ने कभी साक्षी का हाल पूछा और ना ही अर्पिता का। पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि माँ को कैंसर है। बनारस में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए जिद करके राघव माँ को अपने पास ले आया। बीमारी ने माँ को काफ़ी बदल दिया था। अब उनमें पहले जैसा रौब और गुस्सा नहीं था। माँ को लेकर राघव जैसे ही घर पहुँचा तो अर्पिता उनसे लिपट कर रोने लगी। अर्पिता को रोते देख माँ की भी आंखें भर आई। आंसुओं से जो पुराना विष दोनों के अंदर था वह बह गया और एक बार फिर उनका पुराना रिश्ता जीवंत हो उठा। राघव ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, आप लोगों का राम भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो मुझ गरीब को 1 कप चाय मिलेगी? अभी लाती हूँ, कहकर अर्पिता चाय बनाने चली गई। तभी पापा पापा करती साक्षी कमरे में पहुंची। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। साक्षी के पूरे चेहरे पर पेंट लगा हुआ था। वो दांतों से ब्रश को पकड़े हुए थी और उसके दोनों हाथ भी रंग से सराबोर थे। साक्षी को देखकर आज माँ को गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। माँ को साक्षी में राघव का बचपन दिखाई दे रहा था। साक्षी को गोद में उठाते हुए माँ बोली, ये तो बिल्कुल राघव जैसी है। राघव को भी पेंटिंग का बहुत शौक था। वो भी बचपन में ऐसे ही पेंट से रंगा होता था। साक्षी को भी दादी का साथ बहुत भाता। वो हर पल दादी दादी करती उनके आगे पीछे दौड़ती रहती। इस दौरान अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज होता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। दवा का असर और साक्षी का प्यार माँ को जल्दी ठीक करने लगे थे। माँ और साक्षी को एक साथ देखकर दोनों बहुत खुश होते थे। फिर वो दिन भी आ गया जब माँ को वापस बनारस जाना था। वहाँ उनके बिना सब अस्त व्यस्त हो गया था। माँ को जहाँ एक तरफ वापस जाने की खुशी थी, वहीं साक्षी से बिछड़ने का भी दुख था। लौटते समय माँ ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमारी साक्षी को जन्म दिया। मैं गलत थी। ना तो किराए की कुक होती है और ना ही किराए की बेटी। बेटी हो या बेटा, वो बस अपने माता पिता की संतान होती है। जन्म लेने की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम दोनों को संतान का सुख मिला। फिर हमारे ग्रंथों में भी तो अन्य साधनों से संतान सुख प्राप्त करने का वर्णन है। फिर आज के समय में सरोगेट से संतान पाना कैसे गलत हो सकता है? इससे 2 परिवारों की खुशी मिलती है। ये किराए की बेटी कैसे हो सकती है? यह तो मेरी पोती साक्षी है और अपने राघव की अपनी बेटी। इधर राघव को एक बच्चे का माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उधर काव्या के पति ने उस पैसों से एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वो सफल रहा। उसकी ज़िंदगी में फिर से रौनक लौट आई और उसके बेटे को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिल रही है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।